हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये मेरा 31वां लेक्चर है। इसके पूर्व में मैंने 30 लेक्चर और लिए हैं। जो स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो ये ज़रूरी है कि इस क्लास को डेमो के तौर पे वो देख सकते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक्स में अच्छी समझ बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो प्रीवियस क्लासेस से होते हुए इस क्लास में आएँ और आगे की जर्नी हमारे साथ तय करें। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सहज हो जाएंगे और जब वो बुक पढ़ने की तरफ जाएंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल हो रहे होंगे। थोड़ा सा पढ़ेंगे और ज़्यादा उसमें समझ में आएगा। न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे होंगे तो बहुत ही सहजता से आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होंगे। अभी आप पढ़ते होंगे तो आप पढ़ते होंगे, लेकिन आपको समझ में बहुत कम ही आता होगा, या फिर आता होगा तो हो सकता है कि कुछ इधर उधर गलत समझ में आ जाता हो, गलत परसेप्शन आपके दिमाग में बनते हों। लेकिन जब मेरे साथ आप इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके प्रीवियस क्लास में बजट के बारे में, तो मैं उस क्लास को इस क्लास में लिंक करता हूं। तो बजट क्या है? देखें, बजट जो है, एक हम लोग बजट बनाते हैं अपना और एक सरकार बनाती है। तो हमारे बजट और सरकार के बजट में अंतर क्या होता है? देखें, हमारा बजट जो है हमारे आय पे तय होता है। जैसे मान लें कि हमने 100 रुपया कमाया, ठीक है, हमारी आय कितनी हुई? 100 रुपया। तो हम 100 रुपये के हिसाब से अपना उपभोग करेंगे। उपभोग व्यय जो होगा, यानी कि जो हम खर्चा करेंगे अपने दैनिक जीवन के लिए, तो मान लीजिए हमने खर्च कर दिया 60 रुपया, ठीक है, 60 रुपया मैंने खर्चा कर दिया। 100 रुपया मैंने कमाया, 60 रुपया मैंने अपने दैनिक जीवन में अपने आप को सुचारू रूप से जीने के लिए 60 रुपया मैंने खर्च कर दिया। 40 रुपया मैंने बचत कर लिया या कहीं निवेश कर दिया अपने भविष्य के लिए, ठीक है। ये हमारा बजट होता है। यानी कि हम पहले कमाते हैं, उसके बाद हम उपभोग के लिए कुछ खर्चा करते हैं, अपना उपभोग करते हैं, और कुछ जो है बचत करते हैं भविष्य के लिए, यानी हो सकता है कि कहीं निवेश कर रहे हों, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा बजट होता है। लेकिन भारत सरकार का बजट ऐसे नहीं होता है, क्योंकि भारत सरकार का जिम्मा जो है वो पूरी 140 करोड़ लोगों को साथ में ले चलने का है, ठीक है। ये जो पूरी पॉपुलेशन को, पूरे भारत देश की सारी जनता के साथ आगे चलने की बात है, तो उसके लिए कुछ जरूरी तत्व है। बिना उसकी तरक्की के ये हम सभी लोग साथ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसको, सभी लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि भारत देश अपने उत्पादन में वृद्धि करे। उत्पादन में वृद्धि से सीधा संबंध है कि हमारा ग्रोथ रेट बढ़े, ठीक है। तो हमें उत्पादन अपना बढ़ाना है, यानी ग्रोथ रेट बढ़ाना है। तो ग्रोथ रेट हम एक तय करते हैं। सबसे पहले हम आय व्यय बिना देखे हम ये तय करते हैं कि हमें कितना जो है ग्रोथ रेट चाहिए। तो भारत देश को मान लीजिए तय किया कि हमें 8% ग्रोथ रेट चाहिए, ठीक है। भारत सरकार ने तय किया कि हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारी जनता को जो है साथ में लेकर आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि हम 8% के बराबर ग्रोथ प्राप्त करें। तो 8% ग्रोथ प्राप्त करने के लिए हमारे कुछ खर्चे होंगे। वो खर्चा जो है वो कितना है? देखें, हम मान लेते हैं कि हमारा खर्चा जो है 500 रुपया है, जबकि वास्तविक जीवन में जो है ये 500 नहीं है, ये तकरीबन 39.5 लाख करोड़ रुपया है, यानी बहुत बड़ी लिमिट है। तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं जिससे आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। जब मैं बजट बाद में डिस्कस करूंगा तो फिर जो है मैं डेटा को लेके एनालाइज करूंगा, ठीक है। तो देखें, खर्चा हमको कितना करना पड़ेगा? 500 रुपया, 8% ग्रोथ प्राप्त करने के लिए। अब ठीक है, खर्चा तो बात हो गई कि खर्चा हमको 500 करना है 8% ग्रोथ प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमारी आय कितनी है ये भी तो जानना जरूरी है। तो भारत देश की जो आय है टैक्स और नॉन टैक्स से, यानी कर और गैर कर से, वो थोड़ा कम है इससे, यानी कि 400 रुपया है, ठीक है। यानी कि ये जो 100 रुपये का डिफरेंस है, ये अगर 100 रुपया ही होता तो मैं अपनी जेब से दे देता, लेकिन 100 ये 100 नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये बड़ी अमाउंट है, तो ये जो सारा मसला है ये 100 रुपये प्राप्त करने का है, ठीक है। ये गैप जो है ये भरने का है। ये 100 रुपया जब तक गैप नहीं भरेगा तब तक हम, जो हमारा देश है वो इस संतुलन की तरफ नहीं जाएगा। यानी हम 8% ग्रोथ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि 500 रुपये खर्चा करें, और हमारा इनकम 400 है, तो हमको 100 रुपया अतिरिक्त कहीं व्यवस्था करना पड़ेगा। देखें, तो जैसे हम कहें कि हमें 100 रुपया चाहिए,
100 रुपया चाहिए तो हमारे पास क्या तरीके हो सकते हैं? हमारे पास एक तरीका तो ये है कि 100 रुपया किसी से उधार ले लें और जो है 100 रुपये की व्यवस्था कर लें। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास जो संसाधन हो हम उसको बेच के 100 रुपये इकट्ठा कर लें, जैसे इस पेन को बेच के 100 रुपया ले लें। तो दो तरीके हैं हमारे पास। तो जो पहला तरीका मैंने बताया कि ऋण लेने का, तो ऋण लेने के लिए भारत सरकार के पास क्या तरीके हैं? एक तो हम RBI से ले लें, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, इससे हम लोग लेते रहे। इसको मैंने बहुत डिटेल में चर्चा किया है इसके प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन मैं थोड़ा सा लिंक कर रहा हूँ इसलिए आपसे मैं फिर से चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, RBI से जब आप पैसा ले लेके हम लोग बर्बाद हो गए, क्योंकि हम लोगों को आदत लग गई थी कि मैं उधर से एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी करेंगे, उधर से पैसा लेके हम बर्बाद हो जाएंगे, और हम लोग हुए भी। ऐसा नहीं था कि यदि हमारे यहाँ का प्रबंधन अच्छा होता तो ये तरीका गलत था, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ आदत अपनी सुधारी नहीं, वहाँ से सिर्फ पैसा लेते थे, अपना काम कर लेते थे। इनको ये नहीं पता था कि हमको वहाँ देना भी पड़ेगा। तो वो सारी समस्याएं थी जिनका जिक्र मैं प्रीवियस क्लासेस में किया हूँ खूब डिटेल में, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि पब्लिक से बांड जारी करके लोन लेने का, ठीक है। और तीसरा तरीका है पब्लिक अकाउंट, जो लोक निधि। पब्लिक अकाउंट से जो है बिना लोकसभा की अनुमति के ही भारत सरकार वहाँ से ले सकती है, क्योंकि बहुत हाई अमाउंट जो है इंटरेस्ट रेट भी देती है। तो इसलिए ये पब्लिक अकाउंट में जो पैसा है हम ही आप लोगों का पैसा होता है। PF का पैसा, अदर ऐसे पैसे जो है ये हम लोगों के पैसे वहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट में रहते हैं। भारत सरकार उसका यूज करती है, उसके एवरेज में जो है हमको इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। तो ये 3 तरीके, और भी तरीके हैं एक्सटर्नल जो है बाहर से भी लोन लेने के, लेकिन ये 3 तरीकों को मैंने चर्चा किया है इसके प्रीवियस क्लास, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैं, एक तरीका तो ये है कि लोन लूं तब 100 रुपये की व्यवस्था करूं, दूसरा ये है कि मैं अपने एसेट को बेच दूं, ठीक है। एसेट को जो बेचता हूं तो वो होता है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एक तरीका और है एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन में ये होता है कि हम कहते हैं कि इस पेन को ले लो भैया, ये 10 दिन के लिए ले लीजिए, 100 रुपये आप 10 दिन के लिए हमको, इस पेन को हम आपको दे रहा हूँ, 100 रुपया हमको दे दीजिए, उसके बाद हम आपसे पेन ले लेंगे। यानी कि इसमें आप लीज पे देते हैं कोई चीज़, परमानेंटली आप उसको नहीं बेचते हैं, आप लीज पे 10 साल 20 साल 25 साल के लिए देते हैं और एक अमाउंट लेके अपना काम चलाते हैं। 10-20 साल में आपको फिर से वो एसेट जो है आपके लिए हैंड ओवर हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हांगकांग है उसको ब्रिटेन ने 99 वर्ष के लीज पे लिया था, फिर 1995 में जो है चाइना को उसको देना पड़ा, क्योंकि लीज का टाइम जब ओवर हो गया। तो इसी तरह से लीज की बात हुई, तो वो है एसेट मोनेटाइजेशन। विनिवेश में 2 चीज़ें हैं, एक होता है विनिवेश होता है और दूसरा होता है निजीकरण। दोनों चीज़ों को लोग एक ही समझ लेते हैं, विनिवेश और निजीकरण। विनिवेश देखें क्या होता है। विनिवेश जब सरकार अपने PSU का, यानी सरकार अपनी कंपनी का 49% तक बेचती है, तो उस टाइम विनिवेश होता है, क्योंकि जो उसका मेजर शेयर होल्डर होता है सरकार होती है। 51% सरकार के पास होता है, 49% जो है वो अपने शेयर को बेचती है, ठीक है। तब ये यहाँ तक जो है विनिवेश होता है। लेकिन जैसे ही सरकार 51% शेयर अपने बेचती है, तो सरकार का जो मैनेजमेंट है सरकार के हाथ से निकल के निजी तंत्र में चला जाता है, तो इसे कहते हैं हम निजीकरण। यानी कि 49% तक मेजर शेयर होल्डर भारत सरकार होती है, इसलिए इसे विनिवेश कहेंगे। लेकिन जैसे ही भारत सरकार के PSU का 51% शेयर ये बेच देती है, तो इसका जो मैनेजमेंट है वो निजी तंत्र के पास चला जाता है, तब ये यहाँ से निजीकरण हो जाता है, ठीक है। विनिवेश और निजीकरण में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। अब हम बजट को देखते हुए अब हम प्राप्तियों की चर्चा करते हैं और व्यय की चर्चा करते हैं। प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति की चर्चा करेंगे, और व्यय में पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय की चर्चा करेंगे। तो हम इसको साफ करते हैं, उसके बाद हम आपसे चर्चा करते हैं। देखें डियर फ्रेंड, प्राप्तियां 2 प्रकार की होती है, एक पूंजीगत प्राप्ति और दूसरी राजस्व प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति में क्या होता है,
पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति से ये हमें कैसे प्राप्त होती है। देखें, या तो हम कोई संपत्ति अपनी बेच दें तब हमको प्राप्त होगा, या हम कहीं से लोन ले लें तब हमें प्राप्त होगा। पूंजीगत प्राप्ति से देखें होता क्या है, सरकार के या तो दायित्व में वृद्धि हो जाएगी या संपत्ति में कमी हो जाएगी। पूंजीगत प्राप्ति से या तो संपत्ति में कमी हो जाएगी या तो दायित्व में वृद्धि हो जाएगी। अब आप इसको मैं 2 लाइन लिख देता हूं। देखें, पूंजीगत प्राप्ति से क्या होगा, या तो संपत्ति में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। संपत्ति में कमी होगी तभी तो पूंजीगत प्राप्ति होगी। कैसे कि आप अपनी कोई संपत्ति बेचेंगे तभी तो आपको पूंजीगत प्राप्ति होगी। पूंजीगत प्राप्ति के लिए जरूरी है कि आप अपनी कोई संपत्ति बेचें, संपत्ति बेचेंगे तभी पूंजीगत प्राप्ति होगी। दूसरा तरीका यह है कि दायित्व में वृद्धि, इसका संबंध मैं बताता हूं कैसे है। दायित्व में वृद्धि, देखें पूंजीगत प्राप्ति हमें 2 तरीके से होगी। एक तो या तो संपत्ति में कमी होगी तब होगी, या फिर दायित्व में वृद्धि होगी तब होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल में बताता हूं, आप समझने का प्रयास करें। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा। संपत्ति में कमी कब होता है, जब विनिवेश होता है। ठीक है, विनिवेश जो है पूंजीगत प्राप्ति का ही उदाहरण है, और उसमें संपत्ति में कमी होगी तब पूंजीगत प्राप्ति होगी। ठीक है, तो क्या होता है, विनिवेश, इसका एक उदाहरण हो गया विनिवेश। और दूसरा क्या होता है, जैसे भाई मान लीजिए हमने लोन दे रखा है, वैसे हम लोन बहुत कम देते हैं किसी को, सिर्फ लेने का ही काम करते हैं। मान लीजिए हमने भूटान को लोन दिया, ठीक है, भूटान को हमने लोन दिया, तो उससे यदि हम लोन की वसूली हो जाए, यानी कि जो उसको हमने लोन दिया है, भूटान सरकार हमें हमारा जो लोन वापस कर दे, तो वापस कर देगी तो क्या होगा, जो लोन मैंने उनको दिया था वो मेरे लिए एसेट की तरह काम करता था। कैसे कि भाई मैंने उनको जब लोन दिया तो वो उससे वो जो हमको ब्याज देते थे वो हमारा एक इनकम होता था। तो यानी जो मैंने ब्याज दिया था वो मेरे लिए एक एसेट था। अब क्या कर रहा है भूटान सरकार, वो कह रहा है कि भैया मेरा काम हो गया, आप जो है अपना लोन ले लीजिए। तो वो लोन जब भेज देगा, लोन जब हमको दे देगा, यानी कि दूसरा जो आप वो है लोन की वसूली। लोन की वसूली, यही टर्म यूज किया जाता है, वसूली, लोन की वसूली। इससे क्या हुआ कि हमारे एसेट में कमी हुई कि नहीं। देखिए एसेट का जो लक्षण है वो हमारे लिए आय का सृजन करता है। तो जब हम लोन दिए थे भूटान को तो हमारे लिए आय का सृजन कर रहा था कि नहीं, क्योंकि जो ब्याज मिल रहा था वो हमारे लिए आय था। लेकिन अब क्या किया भूटान सरकार ने, हमको जो मैंने उनको लोन दिया था उन्होंने वापस कर दिया। तो ये इसमें क्या हुआ, हमारी संपत्ति में कमी हुई। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे। यानी संपत्ति में कमी विनिवेश से हो जाएगा, यानी कि हम अपने पीएसयूज या किसी संपत्ति को बेच दें तब भी हमको पूंजीगत प्राप्ति होगी। दूसरा जो है लोन की वसूली, यानी कि भारत सरकार ने जिसको लोन दिया है वो जो है वापस कर देता है, तो हमको एक पूंजीगत प्राप्ति जरूर होती है लेकिन संपत्ति में कमी आ जाती है। ठीक है, ये चीज मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। दूसरा तरीका यह है दायित्व में वृद्धि। दायित्व यानी लायबिलिटी में वृद्धि कब होगी, जैसे हम अब किसी से कर्जा ले लें, हम लोन ले लें। ठीक है, इसका जो उदाहरण है लोन, यानी कि भारत सरकार यदि लोन ले लेती है तो उसके दायित्व में वृद्धि हो जाती है। कैसे भाई, एक यही तो है कि जैसे हमने लोन ले लिया तो अब हम जो है इसका वो ब्याज पे करेंगे, तो यानी हमारी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ गई। किसी से यदि हम पैसा ले लेते हैं तो हमारे दायित्व बढ़ जाते हैं। एक तो हम पैसा लिए हैं ये भी, और दूसरा जो है हमको ब्याज देना पड़ेगा। तो भारत सरकार के ऊपर पूंजीगत प्राप्ति यदि करना है तो उसके लिए या तो संपत्ति में कमी होगी या फिर दायित्व में वृद्धि होगी। संपत्ति में कमी में विनिवेश इसका उदाहरण है, और दूसरा लोन की वसूली, यानी कि मैंने जिस देश को लोन दिया था वो हमारी तरह एसेट का काम करता था, चूंकि ब्याज हमें मिलता था, लेकिन उस देश ने हमको वापस कर दिया, तो ये लोन की वसूली भी संपत्ति की कमी का ही उदाहरण होगा। यानी कि इससे भी हमें जो है पूंजीगत प्राप्ति होती है। ठीक है, और दूसरा दायित्व में वृद्धि। दायित्व में वृद्धि तब होगी जब हम किसी से लोन ले लें। यानी भारत मान लीजिए
वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेती है। तो ठीक है, वर्ल्ड बैंक से या कहीं किसी बैंक से लोन ले लेगी, या आरबीआई से भी अगर लोन लेती है तो लोन तो ले लिया, लेकिन उसके एवरेज में ब्याज भी तो देना पड़ेगा। तो यानी भारत सरकार के दायित्व में वृद्धि हो जाती है। पूंजीगत आय, पूंजीगत प्राप्ति जो है हमें दो तरीके से होती है, या तो हमको संपत्ति में कमी करना पड़ेगा या फिर हमको लोन लेना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि विनिवेश ज़्यादा अच्छा है, यानी कि संपत्ति में कमी करके, कि लोन लेके? देखें, दोनों तरीके अच्छे नहीं। क्या विनिवेश ज़्यादा अच्छा है कि लोन ज़्यादा अच्छा है? यदि आप चर्चा करें इस चीज़ पे कि विनिवेश ज़्यादा अच्छा है कि लोन ज़्यादा अच्छा है, तो एक शब्द में चूंकि ऐसा परिप्रेक्ष्य बना हुआ है कि कह सकते हैं कि विनिवेश ज़्यादा अच्छा है, भारत सरकार ऐसा कहती है, लेकिन रियल मायने में दोनों चीज़ें गड़बड़ हैं, दोनों चीज़ें सही नहीं। कैसे? एक तो तरीका यह है कि हम लोन लेके काम करें, लोन लेके काम करेंगे तो हमारा भविष्य प्रभावित होगा। जैसे हमने लोन लिया तो क्या होगा कि जो हमारा भविष्य है उस भविष्य को प्रभावित करेगा। भविष्य को किस तरह प्रभावित करेगा? एक डेटा आप समझ लीजिए, मैं इसको आपको बता देता हूं। देखें, जो बजट का पाई चार्ट बनता है उसमें आपने देखा होगा, मैं बजट चर्चा करूंगा तो बताऊंगा भी, लेकिन तब तक मैं एक बात बताता हूं। देखिए, जो पास्ट में भारत सरकार ने लोन लिया था उसका ब्याज जो हमें पे करना पड़ता है, वो पूरे जो ये खर्चे हैं, पूरा जो खर्चा है उसका 20% तो हमें ब्याज में ही खर्चा करना पड़ता है। 20%, यानी कि जो हमारा पूरा खर्चा है, यानी कि 39.5 लाख करोड़, उसका 20% तो हमें सिर्फ ब्याज में ही देना पड़ता है। डिफेंस में जानते हैं कितना है? 10.2% हम डिफेंस में खर्चा करते हैं। जो सब्सिडी में 8.5% हम सब्सिडी में खर्चा करते हैं। 10.2 उसका जस्ट डबल हमको सिर्फ ब्याज में ही देना पड़ता है। यदि हम इसमें मूल भी क्या कर दें तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ये पता है हमको पीछे ले जाने का काम करता है। भारत सरकार ने जो पीछे हम लोन लिया वो आप देख रहे हैं इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है। यदि हमारे पास क्या ऑप्शन है, भारत सरकार के पास दो तरीके हैं, या तो अपनी संपत्ति को बेचे और 100 रुपया इकट्ठा करे, या फिर जो है लोन लेके हम 20%, यानी भविष्य दोनों में सिक्योर नहीं है। विनिवेश में क्या होगा? विनिवेश में देखें, जो आपकी संपत्ति है वो आपके लिए एसेट था, आपके लिए कुछ अर्निंग करता था, लेकिन जब आप उसको बेच दे रहे हैं, पैसा अभी तो काम चला दे रहा है, लेकिन आगे आपके लिए आय का सृजन नहीं होगा। ठीक है, आय का सृजन जब नहीं होगा तब आपका भविष्य इधर भी संपत्ति को बेचने यानी विनिवेश में भी प्रभावित होगा और लोन लेने में भी प्रभावित होगा। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान का जो है आधार मान के चलें तो क्या लोन ज़्यादा अच्छा है कि विनिवेश ज़्यादा अच्छा है, तो हम कहीं ना कहीं इस निष्कर्ष पे निकलेंगे कि लोन ही विनिवेश से ज़्यादा अच्छा है। कैसे? अच्छे तो कोई नहीं है। इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से दोनों ही भविष्य को प्रभावित करेंगे। अभी आप अपने खर्चे को पूरा कर लेंगे, लेकिन आपका भविष्य पूरी तरह से प्रभावित होगा। लेकिन यदि हम पॉलिटी की तरफ जाएं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं, तो चूंकि भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है, कल्याणकारी राष्ट्र होने के नाते जब हम विनिवेश करते हैं तो ये किसी निजी हाथों में चला जाता है। निजी हाथों में जाएगा तो कल्याणकारी राष्ट्र की परिकल्पना जो है प्रभावित होगी, क्योंकि जो निजी हाथ होते हैं उनका उद्देश्य है लाभ कमाना। वो लाभ कमाना उनका मेन फोकस होगा। तो लाभ कमाने के लिए वो ये थोड़े न देखेंगे कि आपका कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितनी महंगी हो रही हैं वस्तुएं। वो सारी चीज़ें सेकेंडरी होंगी, क्योंकि निजी हाथों का उद्देश्य ये होता है कि लाभ कमाना। तो लाभ कमाने में हमारा जो कल्याणकारी राष्ट्र की परिकल्पना है वो प्रभावित होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि विनिवेश से ज़्यादा अच्छा लोन लेना है। लेकिन लोन लेना कितना अच्छा है, अगर सही मायने में आप इकोनॉमिक्स को समझें तो ये आप समझ लीजिए कि 20% हमको सिर्फ ब्याज देना पड़ रहा है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमने ये बंद थोड़े किया है लोन लेना, लोन तो हम ले ही रहे हैं, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। डिफेंस का खर्चा इतना है, उसका 2 गुना जो है हमको लोन में, और ये मूल भी जब देने की बात होगी तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे।
मैं इसके आगे आपको समझाता हूँ। भारत ऐसे जाल में फंसा है कि यदि विनिवेश करता है तो वो भी एक गड्ढा है, ब्याज पे लेता है यानी लोन लेता है तो वो भी एक गड्ढा है। तो भारत सरकार दाहिने जाता है तब गड्ढे में, बाएं जाता है तब गड्ढे में, लेकिन सीधा एक रास्ता जाता है, वो है टैक्सेशन सिस्टम को सुधार करके। लेकिन उसको सुधारने की ओर भारत सरकार अपने करप्ट व्यवस्था की वजह से उस तरफ नहीं जा पा रहा है। जब तक आपका खर्चा आपके आय से ज़्यादा होगा तब तक आप जो है निगेटिव में ही जाते हुए दिखेंगे। देखें, अभी तक आपने देखा कि 20% हम लोग ब्याज दे रहे हैं, एक टाइम में आएगा और बढ़ता चला जाएगा। तो हम एक खर्चे को पूरा करने के लिए, यानी एक जो हमारा लोन है उसको देने के लिए दूसरा लोन लेंगे, दूसरे को देने के लिए तीसरा लेंगे। ये जो स्थिति होगी, यही स्थिति जो है आज जो डेब्ट ट्रैप है, जैसे पाकिस्तान भी फंस रहा है, ये श्रीलंका भी फंस रहा है, ऐसी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में भी हम लोग फंस सकते हैं। ऐसी स्थिति में ना फंसें, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने टैक्सेशन सिस्टम को अच्छा करें। देखें, हम लोग करते क्या है कि हमने 100 रुपया बचा लिया टैक्स का जो हम लोग बचाते हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी पीढ़ियों के भविष्य के लिए, लेकिन एक्चुअल में हम कुछ भी बचा नहीं रहे होते हैं, हम सिर्फ क्षणिक सुख ले रहे होते हैं। क्योंकि आप सोचें कि आपके पास क्या बचा है, ठीक है आपने बचा लिया, लेकिन भारत सरकार की जो स्थिति है आपके टैक्स बचाने की वजह से, आप देखें 15-15, 100 करोड़, हजार करोड़ रुपया जो है आदमी बचा लेता है गुमराह करके, इन करप्ट व्यवस्थाओं की वजह से। जो हमारे अधिकारी नेता बैठे हैं ये सब ये चाहते ही नहीं, क्योंकि वही बिजनेसमैन, वही उनको सब नियम कानून बनाना, उन्हीं का सारा सिस्टम। तो उनका जब सारा सिस्टम है तो वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से खेल खेला करते हैं, उसमें फंसते हम लोग जा रहे हैं। देखें, ये खेल खेलेंगे, जब देखेंगे दिक्कत हो रही है तो यहाँ से फुर से उड़ जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। इनके पास तो सारे ऑप्शन हैं, लेकिन समझना हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो हमको ये ज़रूरी है कि ये चीज़ देखें हम लोग, और हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि हम सहज समझ पाएंगे कि हमारे देश की समस्याएँ क्या हैं। तो हम अपने टैक्स को बचाएं नहीं, बल्कि टैक्स को दे के जो है भारत के विकास में हमारा योगदान होगा। जैसे हम दान पात्र में जाके दान करते हैं, तो भारत का ये हक है कि आप उसके लिए वो जो उसकी ज़रूरत है, जो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको पूरा करें। आप एहसान नहीं कर रहे हैं भारत देश के ऊपर, बल्कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। तो आप अपने टैक्स को पे करें, जिससे भारत देश आगे बढ़ेगा। तो हम लोग भी उसी में ही हमारी भलाई है और हम लोग भी वहीं सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो अब देखें राजस्व प्राप्ति, ये भारत सरकार का एक्चुअल अर्निंग होता है। ये जो है टैक्स और नॉन टैक्स से जो अर्निंग होता है वो राजस्व प्राप्ति होता है। देखें, इससे ना तो सरकार के दायित्व में वृद्धि होती है, ना ही संपत्ति में कमी होती है। ये एक्चुअल इनकम है भारत सरकार की। ये जो व्यवस्था थी पूंजीगत प्राप्ति, ये 100 रुपये जो आपको मैंने बताया कि 100 रुपये कमी पड़ रही है, उसी को मैनेज किया जा रहा है इससे। ये जो समस्याएं हैं, ये पूंजीगत प्राप्ति, ये उसी 100 रुपया को मैनेज करने के लिए। यही अगर हमारा टैक्सेशन सिस्टम अच्छा हो जाए तो हम लोग के पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्षमता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास ऑप्शन है, क्षमता है हमारे पास कि हम 100 रुपया इससे नहीं, हम अपना टैक्सेशन सिस्टम सही करके हम यहीं से प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि और भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारा टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जितने करप्ट अधिकारी और नेता जो कि सही ढंग से कोई नियम कानून बनाना नहीं चाहते, सब एसी के अंदर बैठ के मौज मस्ती अपना जीवन जी रहे हैं, उससे ये बाहर निकल नहीं पाते। तो ये व्यवस्थाएं हमारी सुदृढ़ नहीं हो पाती, जिससे हम लोग एक जाल में फंसते जा रहे हैं। आप सोचें कि 20% तो हम लोग ब्याज का ही दे रहे हैं, और हमारा डिफेंस पे जो खर्चा है वो 10% है। आप सोचें कि हम लोग किस स्थिति में, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से अभी लेना थोड़े बंद किया है, हम लोग तो बराबर ले रहे हैं। जब ये हम सारी चीज़ें हमारी मैनेज नहीं हो पाएंगी तो हम
फंसते चले जाएंगे और हम फंस रहे हैं, और फंसाने वाले यही लोग हैं, क्योंकि इनको जो है ज़रूरत नहीं है, ये अपना जीवन जी रहे हैं और इनको ये ज़रूरत नहीं, सब अकर्मण्य लोग हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि विनिवेश हो, निजीकरण में जाए। निजीकरण में जाएगा तो हमारा जो कल्याणकारी राष्ट्र का सपना है, वो कल्याणकारी राष्ट्र तो प्रभावित होगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका राष्ट्र बच जाएगा। ये जरूरी है। विनिवेश, देखें, आप खुद देखते होंगे कि शिक्षा में आप चले जाएं, किसी भी स्कूल में चले जाएं, तो वहाँ पे सारे लोग वहीं के शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को वहाँ पे नहीं पढ़ाना चाहते। ऐसा क्यों है? यानी कि सबसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, प्राइमरी स्कूल में और सारे स्कूल में वहाँ पे वो जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को वहाँ पे पढ़ाना नहीं चाहते। क्यों? जबकि सबसे अच्छे लड़के वहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं, जिनका अच्छा नंबर है, जो अच्छी क्वालिटी वाले लड़के हैं वहाँ पे, लेकिन सब वो अपने बच्चे को भी प्राइवेट में पढ़ाना चाह रहे हैं। क्यों? चूँकि सब अकर्मण्यता का ही खेल है। सरकारी नौकरी इसीलिए प्राप्त करने की लोगों की इच्छा ही है कि जो है अकर्मण्यता हमारे पास होगी, आराम करेंगे, मौज करेंगे और मोटा अमाउंट मिलेगा, घूस लेंगे, पात लेंगे, ये सारी चीज़ें करते रहेंगे, तो अब हमारा देश तो नीचे जाना ही है। तो वही चीज़ हो रहा है। मैं इसीलिए, मेरा मेन उद्देश्य इकोनॉमिक्स पढ़ाने का यही है कि आप लोग अपने देश को समझें, इकोनॉमिक्स को समझें। इससे प्रतियोगी छात्रों को तो उनका कॉग्निटिव विजडम बढ़ेगा ही, वो अच्छे तरीके से सहज समझ पाएंगे, और जो इसको इकोनॉमिक्स को सीखना चाहते हैं, अपने समाज, अपने देश को जानना चाहते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझें। देखो, राजस्व प्राप्ति से ना तो दायित्व में कमी होती है, ना तो दायित्व बढ़ता है और ना ही संपत्ति में कमी होती है। इसमें दायित्व और संपत्ति का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। ये भारत सरकार की एक्चुअल अर्निंग होती है। देखें, ये दो तरीके से होती है, एक टैक्स से और दूसरा नॉन टैक्स से। टैक्स से जैसे प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर, दो तरीके से टैक्स होते हैं। इससे जो है बड़ा अमाउंट हमें मिलता है, तकरीबन 58%, ये 58% हमको मिलता है, ठीक है। और दूसरा ये है नॉन टैक्स। नॉन टैक्स से जो है हमको तकरीबन 7% जो है 7% अर्निंग होता है। जैसे चालान हो गया, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ़ी पे करते हैं, ऐसे। और एक चीज़ और इसमें राजस्व प्राप्ति में आता है। राजस्व प्राप्ति में जैसे नॉन टैक्स में क्या होता है कि जैसे देखें, आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोन की वसूली हुई, ठीक है, भूटान सरकार से जो है यहाँ पे वसूला गया। वसूलने का मतलब दो देशों के बीच में कोई असलहा लगा के वसूली नहीं होती है। उसमें ये होता है कि अपना जो बॉन्डिंग रहती है, उन लोगों की अपनी बात होती है, उस हिसाब से होता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए लोन, जो मूल अमाउंट, मूल धन जो था वो आएगा पूंजीगत प्राप्ति में, लेकिन जो उससे ब्याज मिलता था वो आता है नॉन टैक्स में, यानी राजस्व प्राप्ति में। जो ब्याज हमें प्राप्त होता था वो जो है पूंजीगत प्राप्ति में आता है, ठीक है। तो ये जो है 7% इससे हमको अर्निंग होता है, ये 58% इससे, तकरीबन 65% जो अर्निंग है हमारी राजस्व प्राप्ति से है। तो यानी 35% जो है ये यहाँ से हमको होती है। तो आप सोचें कि प्रतिवर्ष जब 35% हम लगातार निगेटिव में हैं, तो हम बहुत बड़े निगेटिव में जा रहे हैं। इसको हम सुधार सकते हैं, और अभी सुधारने का टाइम है। अभी सुधारने का टाइम इसलिए है कि आपने अगर मेरी क्लासेस पीछे देखी हों कि जो हमारे यहाँ डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एफडीआई अभी आ रहा है, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो आना बंद हो जाएगा, सैचुरेशन में आ जाएगा, तो यहाँ से वो केवल ले जाया करेंगे, तो वहाँ से डिस्टर्बेंस शुरू होगा। वहाँ एक डिस्टर्बेंस, दूसरा ये आप अभी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीज़ जब इकट्ठा होंगी तो हमारी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ को आप देखिए, पूरा क्लास आप समझ के आएंगे तब आप एफडीआई को समझ पाएंगे, तो फिर ये चीज़ें समझ पाएंगे, तब आप समझ जाएंगे कि भारत कितना निगेटिव में जा रहा है। लेकिन एक मजबूत पोर्शन भी है कि जो ये नई सरकार है ये पूंजीगत प्राप्ति कर रही है, यानी अपने एसेट को बेच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है पूंजीगत व्यय भी कर रही है।
ये हमारे लिए सकारात्मक है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश कर रही है, मैं आगे इसमें बताऊंगा। जैसे बहुत सारी पूंजीगत व्यय भी कर रही है। यदि पूंजीगत प्राप्ति हो और पूंजीगत व्यय हो तो कोई गलत बात नहीं। यानी कि मैंने विनिवेश किया, एक संपत्ति मैंने बेची अपनी और दूसरी संपत्ति में बना लूं तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर सरकार यहाँ तक है कि पेन को बेच के कलम खरीद रही है तो फिर कोई गलत बात नहीं। यानी कि एक पीएसयू को बेचकर कोई बहुत बड़ा रोड बना रही है जो कि बहुत बड़ा साधन बनेगा भारत सरकार के लिए तरक्की के लिए, तो फिर कोई गलत बात नहीं। विनिवेश फिर कोई गलत बात नहीं। यानी पूंजीगत प्राप्ति से यदि पूंजीगत व्यय हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे मैं जब एनालिसिस करूंगा तो आपको सारी डिटेल बताऊंगा। देखें, टैक्स से हमको 58% मिला, 7% हमें मिला नॉन टैक्स से। यानी राजस्व प्राप्ति ही हमारा मूल आय का साधन है, यही हमको बढ़ाने की ज़रूरत है। ये 65% है, इसको अभी 35% और बढ़ाया जा सकता है। इसको बढ़ाने के लिए ज़रूरत है कि हमें अपने टैक्सेशन सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। टैक्सेशन सिस्टम को मजबूत करेंगे तो हम जो है तरक्की की तरफ चलेंगे। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूँ, फिर आगे की ओर चलता हूँ। देखें, अब हम व्यय पर चर्चा करते हैं। व्यय, अभी हमने प्राप्तियां देखी कि हमें प्राप्ति का क्या क्या तरीका है। अब हम देखते हैं कि प्राप्ति अब हमको हो गई है, अब हम व्यय कैसे करते हैं। देखिए, भारत सरकार व्यय करती है दो तरीके से, एक पूंजीगत व्यय और दूसरा राजस्व व्यय। ठीक है, अब पूंजीगत व्यय के बारे में आप समझ लें। देखें, पूंजीगत व्यय से जो है भारत सरकार के जो है संपत्ति में या तो वृद्धि होती है या दायित्व में कमी होती है। इसमें दो चीज होता है। यदि हम पूंजीगत व्यय करेंगे तो इससे या तो संपत्ति में वृद्धि होगी या फिर दायित्व में कमी होगी। अब इसको मैं समझाता हूं। देखें, एक चीज ये है संपत्ति में वृद्धि होगी, ठीक है, और दूसरा ये है कि दायित्व में कमी होगी। पहले इसको समझा देते हैं। दायित्व में कमी, दायित्व से संबंध ये है कि लोन लेने से, जैसे दायित्व में वृद्धि होने से मतलब ये है कि जैसे मैंने लोन ले लिया, 1000 रुपये मैंने लोन लिया है तो मेरा दायित्व बढ़ गया। कैसे कि 1000 मैं तो निगेटिव में हूँ, और दूसरा ये है कि मुझे इसके एवरेज में ब्याज भी देना पड़ेगा। तो यानी भारत जब दायित्व में वृद्धि से संबंध ये है, मैंने आपको पहले समझाया था इसके पहले वाले टॉपिक में, तो दायित्व में वृद्धि से संबंध में ये है कि या तो दायित्व में वृद्धि का मतलब यह है कि हम ब्याज भी देंगे और मूलधन तो हमारे पास है ही है। यानी लोन लेने से इसका सीधा संबंध है। यानी कि दायित्व में वृद्धि का मतलब यह है कि मैंने लोन लिया है, वो मेरा एक दायित्व है, और ब्याज देना पड़ेगा, वो और भी दायित्व बढ़ जा रहा है। यानी कि लोन ले लिए हैं तो वो मेरा दायित्व बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि दायित्व में कमी। दायित्व में कमी का मतलब ये है कि जो हम देखें इसके पहले वाले में लोन लिए थे तो हमारा दायित्व बढ़ा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि पूंजीगत व्यय में हम जो हमने लोन लिया था, अब हम उसकी लोन की अदायगी कर दे रहे हैं। लोन की अदायगी जब कर देंगे तो आपका जो दायित्व था यानी उस पैसे का और ब्याज देने का वो कम हो जाएगा। तो इसमें इसका एग्जाम्पल जो है वो है लोन की अदायगी। हमको लगता है ये समझ गए होंगे आप। यानी दायित्व में कमी से मतलब ये है कि जो आपने पहले लोन लिया था उसको यदि आप जमा कर दें तो आपके दायित्व में कमी हो जाएगी। तो ठीक है, लोन की अदायगी इसका उदाहरण है। ठीक है, और इधर देखें संपत्ति में वृद्धि। जब आप पूंजीगत व्यय करते हैं तो आपके पूंजीगत जब व्यय करते हैं, जब आय करते हैं तो सब कुछ बेचते हैं या लोन लेते हैं, लेकिन जब आप पूंजीगत व्यय करते हैं जैसे भारत सरकार अभी कर रही है तो इससे क्या होगा, संपत्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, तो भारत सरकार जैसे संपत्ति में वृद्धि तो भारत सरकार क्या कर रही है, आधारभूत संरचना पे काम कर रही है। आधारभूत संरचना, देखिए भारत सरकार आधारभूत संरचना पे काम कर रही है, यानी कि भारत की संपत्ति बढ़ रही है। यानी जैसे रोड बनाना, पुल बनाना, ट्रेन का विकास करना, ट्रैक बनाना, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये जो है हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के पास ये क्षमता होती है कि आपके लिए आय का सृजन करेगा।
ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे कि रोड बन रहे हैं, टोल प्लाजा लग रहे हैं, तो उनके जो है टैक्सेस से बहुत सारा अर्निंग हो रहा है। नितिन गडकरी साहब ने बताया था कि 2025 तक तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपया एनुअल आने लगेगा, यानी बहुत बड़ा अमाउंट होगा। ठीक है, अभी भी बहुत अच्छा अर्निंग है उससे। और उससे एक ही चीज़ यही नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगती हैं। फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो उनके ट्रांसपोर्टेशन में जो दिक्कतें आती थी वो नहीं आएंगी, तो यानी यहाँ पे निवेश बढ़ेगा। ठीक है, बहुत सारी FDI आएंगी, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे निवेश करेंगी, तो ये सारी चीज़ें भी बढ़ती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आधारभूत संरचना आपके लिए आय का सृजन करता है। ठीक है, जैसे रोड हो गया, ब्रिज हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे। ठीक है, और दूसरा ये है संपत्ति के वृद्धि में कि आप लोन देंगे पूंजीगत व्यय से। देखें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भारत ने जैसे रसिया को भी कुछ दिन पहले $1 बिलियन लोन दिए थे, या फिर नेपाल को आप देते हैं, भूटान को देते हैं, श्रीलंका को देते हैं। ऐसे ऐसे जो देशों को आप लोन देते हैं तो ये पूंजीगत व्यय है। तो यानी क्या करते हैं, लोन, हम इसमें लोन देते हैं। ठीक है, लोन देते हैं। पूंजीगत व्यय से हम दो चीज करते हैं, एक आधारभूत संरचना यानी संपत्ति में वृद्धि करते हैं, और दूसरा दायित्व में कमी होती है। यानी जब हम पूंजीगत व्यय करेंगे तो या तो संपत्ति हमारी बढ़ेगी या फिर जो है हमारा दायित्व घटेगा। दायित्व घटने में यानी हमने जो लोन लिया था उसको अदा कर देंगे तो हम जो है हमारा दायित्व खत्म हो जाएगा, तो लोन की अदायगी। और दूसरा संपत्ति के वृद्धि में या तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें या हम किसी देश को लोन देते हैं तो हमारे लिए एसेट का काम करता है और उससे हमारे लिए आय का सृजन होता है। मुझे लगता है कि अब इसको हम थोड़ा आगे बताएंगे, नहीं तो ये भी बहुत आगे हो जाएगा। तो आप कंफर्टेबल होते रहें, क्लास का ना देखें कि कितने क्लासेस होंगे। आप क्लास इकोनॉमिक्स कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन मैं जो कोर्स है कोर्स को कंप्लीट करूँगा। ठीक है, जो मैंने वादा किया है आपके साथ में पूरा करूँगा। और यदि आपको मेरा समझाने का तरीका और मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, और मेरे पढ़ाने से आपको कुछ लाभ हो रहा है, या फिर आप जो है लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं, यदि आप लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमें लाइव क्लासेस के ऑप्शन तभी आएंगे जब आप जो है हमारा सपोर्ट करेंगे। यानी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है कोई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका यथासंभव आपका निस्तारण करूँगा, आपको जो है सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करूँगा, और आप मेरे साथ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।